वाला चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 44 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये हम लोग कर रहे हैं लॉ फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोगों का इंडेवर यही था, एम यही था, मोटिव यही था कि आप लोगों का जो फाउंडेशन है, आप लोगों का जो बेस है, उसको हम लोग मजबूत करें और अच्छी तरीके से आपका जो फाउंडेशन है उसकी तैयारी करें कि आपका जो लॉ का आने वाला करियर है वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जाए, आप एक्सेल करें और आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है जो इनिशियल डेज में होनी बहुत जरूरी होती है। इनिशियली हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम लोग अपने करियर में एज कर सकते हैं, अपने करियर में हम अच्छा काम कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही एम होता है कि अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करें और इस लॉ फाउंडेशन बैच के माध्यम से लॉ वाला का यही एम था कि हम लोग आपका फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं। तो उसके फाउंडेशन के जो हमारा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 44 चल रहा है और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या डील कर रहे हैं, आप लोगों को पता है हम लोग चैप्टर 17 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 17 में हम लोगों ने शुरू किया था थेफ्ट से लेके एक्सटॉर्शन, फिर हमने रॉबरी किया और फिर हमने डिकॉयती किया। तो इन 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डिकॉयती किया। इनके डिफरेंसेस समझे और समझा कि कैसे थेफ्ट के बाद एक्सटॉर्शन होता है, थेफ्ट में टेकिंग होती है, एक्सटॉर्शन में गिविंग होती है या डिलीवरी होती है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन से बनता है आपका रॉबरी, और अगर रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग करें तो बनता है आपका डिकॉयती। प्रिपरेशन ऑफ डिकॉयती भी अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है, अटेम्प्ट पनिशेबल ऑफेंस है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। चैप्टर नंबर 17 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है प्रॉपर्टी के रिलेटेड ऑफेंसेस की। तो स्टूडेंट्स मेरा एम यही था कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिनके बारे में हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करेंगे, तो हम लोगों को ये करना था कि हम लोगों को इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना था कि हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, सेक्शन नंबर 402 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर 378 से और 402 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर में। अब आज के इस लेक्चर में मैं 415 से लेके 420 करूंगी। अब आप ये मत सोचना कि मैम ने 403 से लेके 414 तक के सेक्शंस उड़वा दिए हैं या स्किप कर दिए हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था हमारे इनिशियल लेक्चर्स में कि मैं आप लोगों को सारे सेक्शन 1 से लेके 511 तक पढ़ाऊंगी आईपीसी के। तो इन चैप्टर के जो ये वाले सेक्शन है, सेक्शन नंबर 403 से लेके 414, ये भी आने वाले लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करूंगी। बट आज का जो हमारा ये लेक्चर नंबर 44 है, ये डेडिकेटेड है टू द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, और इसमें हम लोग सेक्शन 415 से 420 पढ़ेंगे, उसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, उसकी केस लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग आज करने वाले हैं। बट ये चीज का ध्यान रखिएगा कि 403 से 414 के सेक्शन भी मैं आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगी, मैं इनको स्किप बिल्कुल नहीं करा रही हूँ आप लोगों को। अब देखते हैं कि ये जो लॉ फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 44 है, ये किन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, किन सब के लिए रेलेवेंट है। अगर आप लोग एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अपने स्टेट के पीटी मेंस या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि चीटिंग क्या होता है, 420 क्या होता है। हम आप अपनी कॉमन मैन की लैंग्वेज में बहुत बार यूज करते हैं ये वर्ड चीटिंग, बट इसका मतलब क्या होता है उसको इंडियन पीनल कोड के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लैट एस्पिरेंट हैं तो लीगल एप्टीट्यूड का जो आपका पेपर होता है उसमें पैसेजेस पूछे जाते हैं, बट जरूरी होता है कि हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो लॉ की होती है उनका मतलब समझ आना चाहिए, तभी हम उस पेपर को जल्दी से अपनी स्पीड को अच्छे तरीके से रख सकते हैं और पेपर को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलएलबी स्टूडेंट हो आप और आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। मैं तो ये बोलूंगी अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तब भी 415 से 420 के सेक्शंस ऐसे होते हैं कि कई बार हमारी जिंदगी में, कई बार हमारी लॉ की प्रैक्टिस में ये वाले सेक्शंस हमारे सामने आते हैं। इनके बेसिस पे हम लोग पुलिस कंप्लेंट्स फाइल करते हैं कि जी हमारे साथ चीटिंग हो गई। वो सिंस इंसेप्शन उस सामने वाले बंदे का जो इंटेंशन था वो क्या था कि वो हमारे साथ चीट करना चाहता है, हम कोर्ट केस फाइल करते हैं चीटिंग के ऊपर, एफआईआर कराते हैं 415 420 के अंडर। तो 415 से 420 के जो सेक्शन है उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लॉ प्रैक्टिस में भी जाना चाहते हैं या फिर हम ऑलरेडी लॉ प्रैक्टिस में हैं, तो हमें इन सेक्शंस के बीच में डिफरेंस समझना, इन सेक्शंस के एसेंशियल एलिमेंट समझना, केस लॉज के साथ समझना और
बहुत सारे इलस्ट्रेशंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझना बहुत जरूरी है। जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी दी गए हैं उनको भी डिटेल में, विस्तार में समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि एक बार ये सारे सेक्शंस को मेरे साथ अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद जो फ्लो चार्ट्स मैं बनाती हूँ उनका या तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो या फिर आप उनके क्लास नोट्स की पीडीएफ को प्रिंट करा के अपने पास रख लो, तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, आप लोगों की तैयारी में आप लोगों को बहुत मजा आएगा और आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होगे। तो इसीलिए आज इस लॉ फाउंडेशन बैच के लेक्चर नंबर 44 में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चीटिंग, और देखते हैं कि आज के क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं। तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन चीटिंग के बारे में, हम इंट्रोडक्शन करेंगे, स्कोप ऑफ सेक्शन 415 पढ़ेंगे, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि डिसेप्शन एंड इंड्यूसमेंट है उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है जो कि ऑफेंस ऑफ चीटिंग से रिलेटेड है, जो कि इशू होता है कि डैमेज हुआ है चीटिंग के कारण या फिर लाइकली टू बी कॉज्ड है, डैमेज होने वाला था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे कि चीटिंग के अंदर सिविल लाइबिलिटी क्या होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है, और अगर आप कोई वेक्सेशियस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाते हो, अगर आप कोई फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाते हो और ये बोलते हो कि ये चीटिंग का ऑफेंस है जबकि वो एक सिविल डिस्प्यूट था, तो आपके ऊपर कोर्ट कॉस्ट भी लगा सकता है। इसके बारे में भी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पनिशमेंट कहाँ प्रोवाइडेड है चीटिंग के बारे में वो पढ़ेंगे। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अगर आप किसी बंदे को मिसरिप्रेजेंट करते हो और बोलते हो कि मैं मिस्टर एक्स हूं जबकि आप मिस्टर एक्स नहीं हो, तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन होगा। चीटिंग आउट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है, जहां पे आपका कंट्रोल होता है या फिर आपकी डोमिनेंस होती है, किसी के विल को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो और आपने उसकी विल को इन्फ्लुएंस करा, आपने अपना जो डोमिनेंट पोजीशन थी उसको इन्फ्लुएंस करके उस सामने वाले के साथ चीटिंग करी, वो हम पढ़ेंगे। जैसे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, और हम लोग बहुत सारी इलस्ट्रेशंस करेंगे चीटिंग के ऊपर। अब जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो आपको क्या समझना है कि चीटिंग अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि आईपीसी के अंदर पनिशेबल है। तो बेसिकली चीटिंग से क्या होता है, जब मैं आपके साथ चीटिंग कर रही हूँ, अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, मैंने आपके साथ धोखाधड़ी करी, मैंने आपके साथ चीटिंग करी, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को कुछ प्रॉफिट कराया, मैंने अपने आप को कुछ एडवांटेज दिलाई, और आपको क्या किया, आपको कुछ नुकसान पहुंचाया, आपको कुछ रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया, और जो भी मैंने ये सब कुछ किया ये डिसीटफुल तरीके से किया, बेसिकली डिसऑनेस्ट तरीके से किया। मैंने क्या किया, ए ने बी के साथ जब चीटिंग करी तो उसने क्या किया, डिसऑनेस्ट तरीके से किया, डिसीटफुल तरीके से किया, क्या किया, खुद को रॉन्गफुल गेन करा टू सेल्फ और सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस करा टू अदर, अनफेयर एडवांटेज ली, तो क्या हुआ, ऑफेंस हुआ ऑफ चीटिंग जो कि सेक्शन 420 के अंदर भी पनिशेबल है। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने खुद को कोई फायदा पहुंचाया, सामने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया, जो भी आपने किया, आपका मेंजरिया क्या था, आपका खुराफाती दिमाग क्या था कि आप डिसऑनेस्टली कर रहे थे, आप इंटेंशनली कर रहे थे, मेंजरिया के साथ कर रहे थे, डिसीटफुल तरीके से कर रहे थे, अपने आप को एक अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे थे और सामने वाले को लॉस प्रोवाइड कर रहे थे। तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑफेंस कर रहे हो ऑफ चीटिंग। ठीक है, अब चीटिंग का एक बार ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ लो और बाद में एक बार पूरी क्लास पढ़ने के बाद इन फ्लो चार्ट्स को अपने दिमाग में बिठा लेना, सो दैट आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी जब आप ये सेक्शंस पढ़ोगे। तो 415 में क्या कहता है, कोई भी बंदा अगर डिसीव करता है किसी पर्सन को, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली कहाँ पढ़ चुके हैं, फ्रॉडुलेंटली हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 25 में और डिसऑनेस्टली हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 24 में, जब हमने चैप्टर नंबर 2 ऑफ आईपीसी पढ़ा था जिसका नाम था जनरल एक्सप्लेनेशन स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स। तो हम लोगों ने तब पढ़ा था कि फ्रॉडुलेंटली क्या होता है और डिसऑनेस्टली क्या होता है। तो अगर कोई भी बंदा डिसीव करता है किसी को, फ्रॉडुलेंटली करता है, डिसऑनेस्टली करता है, बेसिकली क्या है, उसका मेंजरिया है, इंड्यूस करता है सामने वाले को कि वो डिलीवर करे कोई प्रॉपर्टी या फिर कंसेंट करे किसी प्रॉपर्टी को रिटेन करने का, या फिर उसको इंटेंशनली इंड्यूस करता है कि वो कोई काम करे या फिर जो काम उसको करना था वो ना करे। तो बेसिकली एक्ट करे या ओमिशन करे, और इससे क्या कॉज होगा, किसी को डैमेज कॉज होगा या फिर हार्म कॉज होगा। डैमेज और हार्म कहाँ पे हो सकता है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी को। डैमेज किसको हो सकता है,
बॉडी माइंड रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को, तो वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा कर रहा है चीटिंग, और इसकी पनिशमेंट कहाँ प्रोवाइडेड है, 417 में, जो कि 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो क्या समझने की बात है, ए ने बी के साथ जब चीटिंग करी तो क्या किया, डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करा कि वो डिलीवर करे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर टू डू एन एक्ट, और उसको क्या करा, उसको डैमेज कॉज करा, क्योंकि आपने उससे रॉन्गफुल गेम, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के पेपर 1 करोड़ के थे, आपने उससे 1 लाख रुपीस के ले लिए, ठीक है, तो आपने उसको धोखाधड़ी करी, आपने उसके साथ चीटिंग करी, और आपने उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया कि वो अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दे आपको, और आपने उसको डैमेज कॉज किया, कोई एक ऐसा एक्ट करवाया या फिर कोई ऐसा एक्ट करने से उसको रोका जो कि उसको लीगली करना चाहिए था, तो आपने क्या किया है, ऑफेंस किया है ऑफ चीटिंग, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है हमारे लिए एक बार। तो बेसिकली कोई भी अगर फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली डिसीव करता है किसी पर्सन को और इंड्यूस करता है कि वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, प्रॉपर्टी का मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि साइंड है और सील्ड है, और कल को आप उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी पर्सन को, या फिर वो कंसेंट करता है कि वो कोई चीज को रिटेन करे, और जो भी ये कर रहा है इंटेंशनली इंड्यूस कर रहा है उसको कि वो कोई ऐसा काम करे या फिर ऐसा काम ना करे जो उसको करना था, which he would have done if so deceived, और क्या करे, हार्म कॉज करे, डैमेज कॉज करे, किसको, बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को, इनमें से किसी चीज को भी हार्म कॉज करे, तो वो कर रहा है ऑफेंस ऑफ सेक्शन 415, दैट इज चीटिंग। तो बेसिकली डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट हो रही है किसी भी फैक्ट को लेके, और आप उसको डिसीव कर रहे हो कि वो कोई भी ऐसा एक्ट करे या फिर कोई भी ऐसा एक्ट ना करे, तो आप चीटिंग के अंदर आ जाओगे। डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपने सामने वाले को बोला कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो गिर चुका है, अब तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपए से ज्यादा में नहीं बिक रही है, पर तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें 11 लाख रुपए में खरीद लेता हूँ, और तुमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उससे डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके डिलीवर करा ली अपने आप को 11 लाख रुपए में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हो। कंसील का मतलब है छुपाना, डिसऑनेस्टली आप उससे कोई फैक्ट्स जो है, जो एक्चुअली में फैक्ट्स हैं, जो उसको पता होने चाहिए थे, आप वो फैक्ट्स उससे कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, और आप उसको डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस कर रहे हो कि वो आपको कोई प्रॉपर्टी दे दे, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ चीटिंग, ठीक है। अब क्या समझना है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अपने टिप पे रखने हैं। डिसेप्शन हो रहा है, डिसीव कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, फ्रॉडुलेंटली कर रहे हो या डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करे या फिर किसी प्रॉपर्टी को रिटेन करे, इंटेंशनली उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई ऐसा काम करे या फिर जो काम उसको करना था वो ना करे, which would not to do or omit if he were not so deceived. The act or omission causes or is likely to cause damage या फिर harm to that person, body, mind, reputation या property को harm cause करे। तो बेसिकली सबसे पहले देखो, डिसेप्शन होना चाहिए, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली आप इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर करे, या फिर आप उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई ऐसा काम करे या फिर जो काम उसको करना था वो काम ना करे, ओमिट टू डू करे, और जो भी सब कुछ हो रहा है इससे डैमेज हो रहा है, हार्म हो रहा है, किसको, बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ चीटिंग, ठीक है। ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब समझने की जरूरत है, इन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में समझने की हमें बहुत जरूरत है। तो जब हम डिसेप्शन की बात करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, आप किसी को डिसीव कर रहे हो, आप उसको, सामने वाले को धोखाधड़ी करके डिसीव कर रहे हो कि, और उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर करे, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में आपको पता है कि अगर अभी बेच दिया तो ठीक है, वरना इन सारे शेयर के प्राइसेस गिर जाएंगे, बट आपने सामने वाले को डिसीव करा, आपने सामने वाले को डिसऑनेस्टली इंड्यूस करा कि वो इस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखे, या फिर कोई ऐसा काम करे, या फिर कोई ऐसा काम जो उसको करना था वो ना करे। तो बेसिकली डिसीविंग का क्या मतलब है, आप किसी पर्सन को कोई फॉल्स चीज बिलीव करा रहे हो कि यही सच है, आप उसको
क्या करा रहे हो, आप उसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बिलीव करा रहे हो कि ये सच है, आप उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो कि आप उसको जो एक्चुअल पोजीशन है आप उससे उसको वंचित रख रहे हो, आप उसको नहीं बता रहे हो कि क्या एक्चुअल पोजीशन है, और आप उसको धोखाधड़ी करके किसी फॉल्स चीज को बिलीव करा रहे हो, तो आप कर रहे हो डिसेप्शन, आप कर रहे हो डिसीव। और ये कंडक्ट से भी हो सकता है, वर्ड से भी हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकता है, जो चीजें आप कर रहे हो उससे भी हो सकता है, और आपके स्पोकन या रिटन वर्ड से भी डिसेप्शन हो सकता है। ठीक है, अब इस केस में एक के.आर. कुमारन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस पढ़ते हैं। इस केस में अ पर्सन जिसको एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में वाज चेक्ड बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर को पता था कि इसकी जो कंडीशन है ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर ने कंस्पायर किया किसी और अक्यूज के साथ टू इशू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द पर्सन who was going to die in order so that he is certified to be fit and healthy। सामने वाले बंदे के साथ धोखाधड़ी करके कॉन्स्पिरेसी करी कि इस पर्सन को जो कि ऑलरेडी मरने वाला है उसको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी। और क्या लिखा उसमें, जो मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर को देखना था, बोला कि ही इज सर्टिफाइड टू बी फिट एंड हेल्दी, जबकि ऐसा नहीं था, ये डिसेप्शन था, ये फॉल्स था। ठीक है, दिस वॉज डन बाय द अक्यूज सो दैट जो भी अमाउंट होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब पेशेंट मर जाएगा वो उसको मिल जाएगा। तो कोर्ट ने क्या बोला, अक्यूज्ड इज लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड डिसीविंग द इंश्योरेंस कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न बेनिफिट। अक्यूज्ड वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो बेसिकली जब हम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेते हैं दैट हमारी कंडीशन जो है वो फिट है, हम एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, और उसी के हिसाब से हमारा प्रीमियम भी डिसाइड होता है और इंश्योरेंस की पॉलिसी का अमाउंट भी डिसाइड होता है। अब इन डॉक्टर साहब ने, जिनको पता था कि ये बंदा मरने वाला है, इसकी कंडीशन क्रिटिकल है, उन्होंने एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया दैट दिस पर्सन इज फिट एंड हेल्दी। और ये क्यों किया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले पाए, और जब ये बंदा मर जाए तो जो अक्यूज्ड है उसको पूरा का पूरा पैसा मिल जाए। तो क्या बोला गया कि अक्यूज्ड इज हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग और डिसेप्शन टू द इंश्योरेंस कंपनी, जिससे कि वो क्या कर पाता, कुछ बेनिफिट्स अर्न कर पाता। एंड यहाँ पे उनको चीटिंग अंडर आईपीसी के अंडर उनको गिल्टी ठहराया गया कि ये कुमारन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस का हमारा नाम है। ठीक है, अब क्या समझना है, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और चीटिंग क्या होता है। जब हम बात कर रहे हैं डिसेप्शन की, तो डिसेप्शन में जब आप किसी को डिसीव कर रहे हो, आप किसी को धोखा दे रहे हो, तो आप फ्रॉडुलेंटली कोई चीज रिप्रेजेंट करते हो या फिर विलफुली कोई चीज मिसरिप्रेजेंट करते हो, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग के साथ लिंक्ड है। जब आप बात कर रहे हो कि आपको इस चीज को प्रूव करना है, तो क्या जरूरी है, जरूरी है कि आप ये प्रूव करो कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो हुआ ही था, बट ऑल्सो कि अक्यूज को नॉलेज थी कि जो वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो फॉल्स है, और विलफुली उसने ये रिप्रेजेंटेशन किया था सामने वाले को, सो दैट वो सामने वाले को डिसीव कर पाए और उसको चीट कर पाए। तो क्या जरूरी है, डिसेप्शन हुआ, फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ या बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, और जो अक्यूज है उसकी इंटेंशन थी, उसका मेंजरिया था ये सब कुछ करने का, तो हम क्या बोलेंगे, मेंजरिया हो गया साइन क्वा नॉन, एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तब हम बोलेंगे ऑफेंस हो रहा है ऑफ चीटिंग। ठीक है, तो अगर अक्यूज जो है वो नोइंगली कोई रिप्रेजेंटेशन करता है जो झूठी है, जो फॉल्स है, तो आप अक्यूज को क्या कर सकते हो, गिल्टी ठहरा सकते हो अंडर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो बेसिकली नॉलेज होना या इंटेंशन होना बहुत जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं चीटिंग के ऑफेंस की। अब बात करते हैं चीटिंग और मिसअप्रोप्रिएशन। चीटिंग और मिसअप्रोप्रिएशन बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जब हम चीटिंग की बात करते हैं तो ये एक एक्ट है जहां पे आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो स्टार्टिंग से, अबिनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। Whereas in the case of misappropriation ये अपने आप में जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत से ही डिसेप्शन कर रहे हो, शुरुआत से ही आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो। अक्यूज जो है वो प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर सकता है गुड फेथ में, और फर्दर उसको मिसअप्रोप्रिएट कर सकता है, बेच सकता है और उसकी एडवांटेज ले सकता है अगेंस्ट द विल और विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। तो चीटिंग का जब हमें ऑफेंस करना होता है, अगर आप प्रैक्टिस में भी जानते हो, तो प्रैक्टिस में भी, लिटिगेशन में भी, अगर आपको 415 या 420 का ऑफेंस प्रूव करना है, तो आपको ये दिखाना जरूरी है कि जो अक्यूज्ड है उसका इंटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग था कि मैं इस बंदे को चीट करूंगा, मैं इस बंदे को मिसरिप्रेजेंट करूंगा, डिसीव करूंगा, फ्रॉडुलेंटली करूंगा, डिसऑनेस्टली करूंगा, तो तभी बनेगा। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर है तभी चीटिंग बनता है,
बट मिस अप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, आपका कोई इंटेंशन नहीं था कि आप इसका हेरा फेरी करोगे, बट बाद में जाके जब प्रॉपर्टी आपके हाथ लग गई तो आपने उसको मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, आपने अपने लिए उस प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट कर लिया, उसको बेच दिया या फिर अपनी एडवांटेज के लिए उसको इस्तेमाल कर दिया, सामने वाला जो कि ओनर था उसकी विल के अगेंस्ट कर दिया, उसके कंसेंट के बिना कर दिया, तो आपने मिस अप्रोप्रिएशन कर दिया। ठीक है, अब क्या देखना है, मिस अप्रोप्रिएशन में जनरली डन बाय द पर्सन हु इज अ रिलेटिव, फ्रेंड या फिर कोई नॉन पर्सन। मिस अप्रोप्रिएशन का जो ऑफेंस है वो सेक्शन 403 में है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। इट ओनली डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड नॉट विद बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या समझना है, डिसेप्शन और चीटिंग जब हम बात करते हैं प्रॉमिस ऑफ मैरिज को लेके, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो अगर आप लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स को फॉलो करते हो, आप लोग हमारा ही वो सेशन जहाँ पे मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स को पढ़ाती हूँ हर हफ्ते आके, आप वो देखते हो तो आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे आजकल फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हो रहा है, झूठा प्रॉमिस हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, डिसेप्शन हो रहा है, चीटिंग हो रहा है इन कनेक्शन ऑफ मैरिज। तो जहाँ पे भी डिसेप्शन हो रहा है, चीटिंग हो रही है विद द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो वहां पे कोई भी एक्शन नहीं हो सकता फॉर अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस अंडर आईपीसी, जब तक आप ये ना प्रूव कर लो कि दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम एक दूसरे को शादी करेंगे। अगर दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था तो आप यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ला सकते फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि देयर आर नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली आपको क्या रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, कोई सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो अगर एक पर्सन प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन को टू मैरी अनदर, विल नॉट बी अ बाइंडिंग प्रॉमिस अनलेस एंड अनटिल आपने उस प्रॉमिस को रेसिप्रोकेट किया एंड प्रॉमिस टू मैरी द फर्स्ट पर्सन। म्यूचुअल प्रॉमिसेस टू मैरी बिटवीन टू पार्टीज मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो आप कैसे म्यूचुअल प्रॉमिस था उन दोनों का कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, ये आप कैसे इन्फर करोगे, उनके कंडक्ट से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी जो चीजें कर रहे हैं, जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे आप उसको इन्फर कर सकते हो। तो बेसिकली अगर एक डिक्लेरेशन है of intention to marry another person made to a third person, this will not constitute a proper promise and an offer to marry unless his proposal is communicated to that person, जिससे वो intention है कि वो शादी करेगा। किसी थर्ड पर्सन को आप बोलते हो, डिक्लेरेशन करते हो कि मैं इससे शादी करूंगा, डज नॉट मीन कि आप का कोई प्रॉमिस हो रहा है या ऑफर टू मैरी हो रहा है, जब तक जिससे आपने शादी करनी है आप उसको अपनी इंटेंशन कम्युनिकेट नहीं करते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई भी म्यूचुअल प्रॉमिस बिटवीन द पार्टीज टू बी कॉन्करेंट, it should be made within a reasonable time after the offer is made by the party to another। तो बेसिकली अगर लड़के ने लड़की को बोला that I want to marry, जरूरी नहीं है कि वो जो प्रोमिसेस हैं वो कॉन्करेंट हो, उसी टाइम पे हो, बट वो रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए जब एक बंदा दूसरी पार्टी को अपना विलिंगनेस दिखाता है टू मैरी। एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी मे बी टेकन अंडर डिसेप्शन एंड चीटिंग। अगर आप ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कर रहे हो, आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और आप उस प्रॉमिस का ब्रीच कर रहे हो, तो हम इसको डिसेप्शन मान सकते हैं, चीटिंग मान सकते हैं। अगर वो चीज हो रही है, जैसे कई बार आप देखोगे कोई इंसान सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी के साथ ऑन द प्रॉमिस, ऑन द प्रिटेक्स्ट कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तो जब हम लोगों ने ये ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज पढ़ा था, तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले ने आपको ये बिलीव कराया कि आप उसकी लॉफुली वेडेड वाइफ हो और आपके साथ कोहैबिट किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। सो ऑल दिस विल बी डिसेप्शन। ऑल दिस इज व्हाट यू आर इंड्यूसिंग सम पर्सन टू डिलीवर यू समथिंग, यू आर इंड्यूसिंग अ पर्सन टू गेट एंगेज्ड विद यू इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसऑनेस्टली, willfully, fraudulently misrepresenting a fact जो आप कभी करना ही नहीं चाह रहे थे। तो बेसिकली आपकी जो इंटेंशन है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही गलत थी। बट एक ऐसा केस मान के चलो जहां पे आपकी इंटेंशन थी कि आप इससे शादी करोगे, आप दोनों बहुत ही प्यार में थे, आप लोगों ने जो भी है इन्वॉल्व थे, आप एक रिलेशनशिप में, यू कोहैबिटेड विद ईच अदर, यू हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ईच अदर, बट कल को जाके आपके पेरेंट्स नहीं माने, कल को जाके आपकी बिरादरी नहीं मानी, आपकी सोसाइटी नहीं मानी, आपकी फैमिलीज नहीं मानी, और अब आपने जाके ये मैरिज के प्रपोजल को तोड़ दिया बिकॉज आपकी फैमिली कंसेंट नहीं कर रही। तो अब यहाँ पे ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस नहीं हुआ बिकॉज इट वाज नॉट फ्रॉम द बिगनिंग कि आपकी इंटेंशन थी उसको डिसीव करने की। आगे जाके इन फ्यूचर जाके बिकॉज ऑफ सम सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस वो शादी टूट गई, वो जो प्रॉमिस था वो टूट गया। बट हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस हुआ है या यहाँ पे
चीटिंग हुई है क्योंकि डिसेप्शन जो थी वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नहीं थी। आप जब देखोगे आज की डेट में बहुत सारे फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस भी आते हैं, वेक्सेशियस केसेस आते हैं, जहां पे लड़कियां ये लगाती हैं चार्ज कि मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, जबकि आप एक्चुअली में देखोगे तो वो एक कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप था, ना कि फोर्सफुल था। तो जब फोर्सफुल नहीं है तो ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात नहीं बनती है। जहां पे आपने कंसेंट दिया था, जब हम लोगों ने रेप वगैरह पढ़ा था, सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़े थे, तो हमने क्या देखा था, कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने कंसेंट किया है बट आगे जाके आपकी शादी नहीं हो पाती, या फिर वो जो प्रॉमिस टू मैरिज है वो ब्रेक हो जाता है, तो आप सेक्सुअल ऑफेंसेस के चार्जेस बाद में जाके नहीं लगा सकते हो। ठीक है, हम आगे आने वाले लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि अगर आप फॉल्स चार्जेस लगाते हो तो आपके ऊपर कॉस्ट भी लग सकती है। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट की आप बात करते हैं। जब हम इंड्यूस कर रहे हैं तो बेसिकली जब आप डिसीटफुल प्रैक्टिसेस से किसी को डिसीव करते हुए, किसी को आप कन्विंस कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन करते हुए, फ्रॉडुलेंट तरीके से आप सामने वाले इंसान को कन्विंस करते हो कि वो आपके साथ कोई चीज करे, अग्री करे ऑन समथिंग जो कि उसके लिए बाद में हार्मफुल हो सकता है, तो आप उसको इंड्यूस कर रहे हो। इंड्यूस कर रहे हो का मतलब है आप उसको अल्योर कर रहे हो, आप उसको लालच दे रहे हो। तो बेसिकली जब दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंड्यूस करती है कोई भी चीज देने के लिए, जिससे कि उसको कोई अनफेयर एडवांटेज हो, उसको कोई गेन हो और दूसरी पार्टी को रॉन्गफुल लॉस हो, तो वो इंड्यूसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट कैसे हो सकती है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को परसुएट करता है बाय गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी भी चीज को रिलेटेड कि वो उसके लिए बेनिफिशियल होगी, बट इन रियलिटी वो बेनिफिशियल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि शेयर मार्केट गिरने वाली है, जो आपके करोड़ों रुपए के शेयर है वो 10 लाख रुपए में मुझे बेच दो, मैं तो आपका वेल विशर हूँ, आपसे अभी भी 10 लाख में खरीद रहा हूँ, मार्केट में तो वो कोड़ियों के भाव बिकेंगे। तो मैंने दिखाया आपको क्या कि आपका पैसा डूब रहा था और मैंने आपके ऊपर एक आपको कह सकते हो परोपकार किया, आपके ऊपर एक एहसान जताया कि मैं आपके वो जो गिरते हुए दामों के शेयर्स हैं वो भी 10 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ। बट बाद में जाके जब पता चला कि मैंने आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको बिलीव कराया था कि जो भी आप कर रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बट एक्चुअली में वो बेनिफिशियल नहीं था, वो आपके लिए नुकसानदायक था। तो आपके साथ मैंने क्या किया है, मैंने आपको इंड्यूस किया कि आप मुझे वो शेयर्स बेच दो, बहुत ही कम प्राइस में बेच दो, तो मैंने आपके साथ करी है चीटिंग। तो फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट और फ्रॉड के अंदर एज एन इंड्यूसमेंट को में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, नीड्स अ पर्सन टू कन्विंस द अदर पर्सन फॉर द object which he wants to achieve, and the latter needs the person to commit a deceitful conduct by himself for the object which he wants to achieve। ठीक है, अब क्या देखना है, जब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, जो ऑफेंस है चीटिंग का does not necessarily need the person who is being deceived is induced to do any act which would cause him harm to which would cause harm to him। So basically अगर absence है of dishonest inducement, वो भी अपने आप में enough है to constitute the offense of cheating if the person deceived is induced to do an act which is likely to cause any harm to him। अब जो आपकी इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए और वो प्रेजेंट होनी चाहिए जब आप प्रॉमिस कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप किसी के साथ भी चीटिंग कर रहे हो। तो डिसेप्शन और डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है ये बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है जब हम बात कर रहे हैं चीटिंग की अंडर आईपीसी। तो प्रेजेंस ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा वाइटल फैक्टर है जब आप किसी को गिल्टी ठहराओगे अंडर द ऑफेंसेस ऑफ चीटिंग। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो कब होनी चाहिए, जब आप प्रॉमिस कर रहे हो, जब आप चीटिंग कर रहे हो। तो बेसिकली आपको क्या प्रूव करना है कि सामने वाले की डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी और उसने जो भी किया वो उसने डिसऑनेस्टली किया, फ्रॉडुलेंटली किया, उसका मेंजरिया था। जब वो आप उसको प्रूव करना चाहते हो कि वो गिल्टी होगा ऑफेंस ऑफ चीटिंग के लिए। डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द प्रॉमिस कैन नॉट बी इन्फर्ड बाय सब्सिक्वेंट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस, बट आप उसको कैसे इन्फर कर सकते हो, कंडक्ट ऑफ द अक्यूज के द्वारा या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा। अगर आपकी एब्सेंस है इंटेंशन की, तो कि आप आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी प्रॉमिस को ऑनर करोगे एट द टाइम ऑफ फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। तो आप जब बात करते हैं चीटिंग की और चीटिंग के जब एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पे फ्रॉडुलेंट या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो होना चाहिए वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होना चाहिए, अब इनिशियो से होना चाहिए। अब इनिशियो का क्या मतलब है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर कोई भी पार्टी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करती है दूसरी पार्टी को जिससे कि वो कोई बेनिफिट गेन कर पाए और उसकी इंटेंशन है कि वो जो अपना प्रॉमिस है वो ऑनर नहीं करेगी, या जो भी उसका प्रॉमिस था वो उसको ब्रीच करेगी, उसको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करेगी, तो भी आप कहोगे कि ऑफेंस ऑफ चीटिंग हो जाएगा। ठीक है,
डिसऑनेस्टली इज कॉजिंग ईदर रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस। तो अब सबसे पहले आपको याद दोबारा से करना है कि हमने डिसऑनेस्टली कहाँ पढ़ा था। हम लोगों ने डिसऑनेस्टली पढ़ा था जब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने डिसऑनेस्टली का मतलब पढ़ा था, जो कि सेक्शन 24 में है। तो बेसिकली क्या मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो या फिर उमिट कर रहे हो कोई भी ऐसा एक्ट करने से जिससे आप क्या कॉज करोगे, रॉन्गफुल गेन एक बंदे को होगा और दूसरे वाले बंदे को रॉन्गफुल लॉस होगा, तो आप कर रहे हो वो एक्ट डिसऑनेस्टली। तो जो एक्ट है वो किस लिए हो रहा है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को गेन करना चाहते हो रॉन्गफुली और सामने वाले को लॉस पहुंचाना चाहते हो रॉन्गफुली, तो आप कहा जाएगा कि जो भी आपका एक्ट है वो डिसऑनेस्टली हो रहा है। अब फॉल्स प्रिटेंस की बात करें तो अगर फॉल्स प्रिटेंस हो रहा है, आप फॉल्सली कोई चीज प्रिटेंड कर रहे हो, तो आप वो कैसे इन्फर करोगे, वो कैसे पता चलेगा, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे पता चलेगा, वो कंडक्ट के बेसिस पे पता चलेगा। तो अगर फॉल्स स्टेटमेंट हो रही है या फिर आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन कर रहे हो जिससे कि आपको फायदा हो और सामने वाले को क्या हो, सामने वाले को नुकसान हो, तो यहाँ पे हो रहा है चीटिंग बाय फॉल्स प्रिटेंस। क्या जरूरी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक प्रिटेंस अपने आप में फॉल्स हो, वो सब आपको कैसे इन्फर करना है, आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे इन्फर करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अ पर्सन मे हैव इंड्यूस्ड द क्रेडिट और डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी बट स्टिल इट माइट नॉट बी सफिशिएंट एज इट कैन बी अ फॉल्स प्रिटेंस एंड द क्रेडिट ऑफ द डिलीवरी वुड नॉट हैव बीन गिवन और डिलीवर्ड। तो आपको क्या समझना है कि जो भी फॉल्स प्रिटेंस हो रहा है या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रही है, फॉल्स स्टेटमेंट हो रही है, जो कि हो रही है सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस प्रोवाइड करने के लिए, अपने आप को रॉन्गफुल गेन करने के लिए, वो सब क्या हो रहा है, वो सब कुछ जो है वो आप कैसे इन्फर करोगे, वो सब कुछ आप कैसे गैदर करोगे, कैसे प्रूव करोगे, आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे ही उसको प्रूव कर पाओगे। ठीक है, फॉल्स प्रिटेंस जो है वो कैन बी यूज्ड वेयर द पार्टी वांट्स टू कम इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टी। जो इंटेंशन है वो होनी चाहिए कि आप सामने वाले को चीट करना चाहते हो, डिसीव करना चाहते हो या फिर फ्रॉड करना चाहते हो अबनिशियो से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से। इंटेंशन जो है टू कमिट चीटिंग अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपने आप में एक साइन क्वा नॉन है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। फॉल्स प्रिटेंस जो है वो आप कैसे इन्फर करोगे, कैसे समझोगे कि फॉल्स प्रिटेंस हो रहा है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस से आप फॉल्स प्रिटेंस को समझोगे। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि मेंस रिया बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, मेंस रिया इज साइन क्वा नॉन व्हेन इट कम्स टू द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो आपको क्या देखना है, जब हम लोगों ने एक्टस रियस और मेंस रिया का लेक्चर लिया था, इनिशियल फाउंडेशन बैच जब हमने शुरू किया था, तब मैंने आपको आईपीसी में मेंस रिया और एक्टस रियस पढ़ाया था। तो मैंने क्या बताया था, मेंस रिया होता है मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट होता है मेंस रिया। आपकी इंटेंशन क्या है, आप कोई इंटेंशन से डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे आप कोई क्राइम कमिट करना चाहते हो। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी की भी लाइबिलिटी को कंप्यूट करना है कि उसको कितने साल की सजा होगी, कितना ग्रेव ऑफेंस किया है, कितना लाइट ऑफेंस किया है, कितना सीरियस है, कितना लाइट ऑफेंस है, तो आपको क्या देखना जरूरी है, आपको उसका मेंटल स्टेट को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है जब आप उसकी लाइबिलिटी को इन्फर करोगे। तो मेंस रिया कैसे प्रूव हो सकता है, मेंस रिया बहुत जरूरी है, अपने आप में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जब आप ऑफेंस ऑफ चीटिंग को प्रूव करना चाहते हो। तो बेसिकली आपको जब प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो भी अक्यूज ने काम किया वो डेलिबरेटली किया और प्री अरेंज प्लान के साथ किया, उसका शुरुआत से ही इंटेंशन था आपको डिसीव करने का, आपके साथ फ्रॉड करने का, आपके साथ चीटिंग करने का। अगर मेंस रिया अपने आप में मिसिंग है तो फिर आपको ऑफेंस ऑफ चीटिंग प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली मेंस रिया को प्रूव करना बहुत जरूरी है, तभी आप सामने वाले को ऑफेंस ऑफ चीटिंग के लिए गिल्टी ठहरा सकते हो। अब जब हम बात करते हैं कि आपने कोई भी एक ऐसा एक्ट किया जिससे आपने डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली सामने वाले को इंड्यूस किया कि वो कोई प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करे या फिर कोई ऐसा काम करे या फिर जो उसको काम करना था वो ना करे, और इस सब से क्या हो रहा है, उसको डैमेज हो रहा है। कहाँ पे डैमेज हो रहा है, उसकी बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को। तो क्या समझना है, जब चीटिंग की बात हो रही है तो चीटिंग में सामने वाला जब आपके ऊपर बिलीव करके कि ये बात सच है जो कि एक्चुअली में झूठ थी, आपको
आपकी बात मान के इंड्यूस करते हो आप उसको, और आप उसकी बॉडी को इफेक्ट करते हो, उसकी रेपुटेशन को इफेक्ट करते हो, प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हो, या फिर उसके माइंड को इफेक्ट करते हो, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो चीटिंग कैन बी डन बाय अ पर्सन जो कि कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, जो कि कोई ऐसी रिलेशनशिप में है जिसके ऊपर हमारे ऊपर डोमिनेंस है, हमारे ऊपर कंट्रोल है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या है? जहां पे वो मेरी इंटेंशन को, जहां पे वो मेरे कंसेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है और आपके माइंड को इफेक्ट कर सकता है, तो हम बोलेंगे कि चीटिंग हुई है। ठीक है। अब चीटिंग जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन से भी हो सकती है और बाय यूजिंग फॉल्स एविडेंस भी हो सकती है, जहां पे आप किसी को डिसीव कर देते हो, धोखा दे देते हो। तो जो पर्सन है जिसको धोखा हुआ है, जिसने डिसीव हुआ है, वो बिलीव करता है कि जो भी आपने बात बोली थी वो सच थी, और वो उस चीज को अग्री कर जाता है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? ऑफेंस हो रहा है ऑफ चीटिंग। Cheating can result in stress, tension, and affect the person's mental health miserably. It can even result in trust issues, or it can be difficult for the person who has cheated on to trust another person again. After being cheated, a person can experience low self-esteem और monetary loss भी उसको हो सकता है। तो कैसे कैसे damages हो सकते हैं? बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को। तो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, उसकी सेल्फ एस्टीम नीचे हो सकती है, उसका जो मॉनेटरी लॉस हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है, उसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, शायद दुनियादारी में उसकी रेपुटेशन पे भी लॉस हो सकता है। ठीक है। अगर कोई भी डैमेज कॉज नहीं हुआ है कंप्लेनेंट को, तब क्या होगा? तो इन केसेस जहां पे कोई डैमेज नहीं हुआ है टू द कंप्लेनेंट बाय द एक्ट ऑफ चीटिंग, स्टिल वो अक्यूज को आप सेक्शन 420 के अंडर लाइबल ठहरा सकते हो फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, एज इट डज नॉट क्रिएट एन अप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन ही इज चीटेड ऑन बाय अ पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि अगर डैमेज नहीं हुआ है तो आप उसको गिल्टी नहीं ठहरा सकते हो, अगर डैमेज हुआ भी नहीं है तब भी आप उसको गिल्टी ठहरा सकते हो। ठीक है। तो इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सन चीटिंग आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो आपको क्या देखना है? सामने वाले पर्सन की, जो अक्यूज्ड है, उसकी इंटेंशन क्या थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको भी देखना जरूरी है जब आप उसको गिल्टी ठहरा रहे हो। तो इफ इट इज फाउंड दैट द अक्यूज्ड हैड अ मैलिफाइड इंटेंशन, उसका मेंसरिया था टू चीट ऑन द पर्सन, देन द अक्यूज्ड विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग अंडर सेक्शन 420। अगर मेंसरिया था और डैमेज नहीं भी हुआ तब भी आप उसको गिल्टी ठहराओगे। ठीक है। इंटेंशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आपको इसको बहुत जरूरी से ध्यान से रखना है जब आपको डिसाइड करना है कि उसका कितना गिल्ट है। जनरली जब हम एक कंप्लेंट को फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, तो जो एक पर्सन है जो सफर करता है फ्रॉम द डिफेक्ट in the service या फिर प्रोडक्ट which is consumed by him from the cheater, और in case of an individual, अगर उसके ऊपर आप एमआरपी से ज्यादा उससे कोई पैसा ले रहे हो, कोई सर्विस के लिए ले रहे हो, और अ पर्सन सफर्स फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फ्रॉम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है। बट अगर कोई पर्सन है जिसके साथ चीटिंग हुई है बट उसको कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, तब भी वो चीटिंग अंडर सेक्शन 420 के अंदर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और जो अक्यूज्ड है उसको लायबल ठहराया जा सकता है। अब क्या देखना है? जब कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है अक्यूज को बट लॉस हुआ है टू द कंप्लेनेंट। जब हम चीटिंग की बात करते हैं तो चीटिंग अपने आप में एक सिविल रॉन्ग भी है, एक क्रिमिनल रॉन्ग भी है। बट अगर कोई बेनिफिट एंजॉय नहीं कर रहा बाय अदर पार्टी एंड लॉस हैव बीन इन्फर्ड टू द अदर पार्टी हु इज बीन चीटेड, देन ऐसे केस में कंप्लेनेंट कंपनी जो है वो अक्यूज को चीटिंग के लिए लाइबल ठहरा सकती है। तो बेसिकली चीटिंग में क्या बोल रही थी मैं? मुझे रॉन्गफुल गेन हुआ, आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ, बट मुझे रॉन्गफुल गेन हुआ ही नहीं बट आपको रॉन्गफुल लॉस हो गया, तब भी किसी को आप चीटिंग के लिए लाइबल ठहरा सकते हो। ठीक है। तो एक केस करते हैं सेबेस्टिन वर्सेस आर जवाहर राज। इस केस में क्या बोला गया कि अक्यूज को आप लाइबल ठहरा सकते हो फॉर चीटिंग एंड फॉर्जरी अंडर सेक्शन 420 और 465 आईपीसी, जो फॉर्जरी के सेक्शन हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, एज he was cheated on the complainant by the providing faulty services to him, but still no benefit was enjoyed by the accused after providing faulty services because of the complainant suffered the loss। तो अब क्या हुआ? जब इस केस में सामने वाले को आपने कोई फॉल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपने उसके साथ धोखाधड़ी करके उसको गलत सर्विसेज प्रोवाइड करी, सामने वाले को तो लॉस हो गया बट आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तब भी आप गिल्टी हो गए अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी या फिर 465 ऑफ फॉर्जरी। आप गिल्टी हो गए इवन इफ आपको कोई गेन नहीं हुआ बट सामने वाले को लॉस हुआ है। ठीक है। तो इवन इफ द अक्यूज डिड नॉट अर्न अ प्रॉफिट और एंजॉयड अ बेनिफिट, तब भी अगर कंप्लेनेंट ने लॉस सफर किया है तो हम चीटिंग का आपके ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं।
ठीक है। अब जब बात कर रहे हैं सस्टेनिंग अ लॉस, इट इज नॉट अ क्राइटेरिया अपने आप में जब आप ऑफेंस ऑफ चीटिंग को बनाना चाहते हो। तो जब हम सेक्शन 420 आईपीसी की बात करते हैं तो क्या देखना है कि सिर्फ वही पर्सन जिसके साथ चीटिंग हुई है, जिसका कोई लॉस हुआ है, वही सिर्फ चीटिंग का केस दर्ज नहीं कर सकता, बट कोई भी पर्सन हु इज नॉट अ कंज्यूमर of the said cheated goods or did not purchase the services or goods for the commercial and selling purposes is not entitled to enjoy the benefits from the goods or services, is not entitled to sue the accused for cheating under IPC. तो बेसिकली आप ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया गया है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब आप ऑफेंस ऑफ चीटिंग के लिए आप सामने वाले के ऊपर केस कर सकते हैं। बट अगर आप कंज्यूमर नहीं हो उस गुड्स के, अगर आपने वो सर्विसेज परचेज नहीं करी थी, अगर आपने वो गुड्स परचेज नहीं करे थे, अगर आप इंटाइटल्ड नहीं थे उसको एंजॉय करने के लिए, तब आप वो केस फाइल नहीं कर सकते। तो बेसिकली कंज्यूमर या फिर पर्सन जिसको बेनिफिट होना था उन गुड्स और सर्विसेज के लिए, सिर्फ वही पर्सन सू कर सकता है फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, इररिलेटिव ऑफ द फैक्ट कि क्या उसको लॉस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अगर कंप्लेनेंट ने किसी लॉस को नहीं भी सफर किया, तब भी वो एक लॉ सूट लेके आ सकता है फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, अगर मेंजरिया था अक्यूज का चीट करने को। ठीक है। तो बेसिकली जब हम सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपको क्या समझना है कि चीटिंग का जो ऑफेंस है उसके अंदर सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों होते हैं। तो इंटेंशन जो है, इंटेंशन अक्यूज की क्या थी, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम आपको क्या देखना है, आपको लाइबिलिटी के बारे में बात करना है। तो क्या देखा जाता है, जो इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इसको सेपरेट कर पाओ इन टर्म्स ऑफ सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी। जो मेन डिफरेंस है सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी का, उसका है इंटेंशन का डिफरेंस। तो अगर अक्यूज जो है कोई भी ऐसा एक्ट करता है, नोइंगली करता है, इंटेंशनली करता है, जिससे कि वो सामने वाले को इंड्यूस कर पाए किसी काम को करने के लिए, या फिर जो काम उसको करना था वो ना करने के लिए, तो आप उसको बोलोगे कि आप वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। बट जहां पे accused does an act after the dispute arose and not a pre-planned his act deliberately, then he will be liable for civil liability। जहां पे उसका जो प्री प्लान्ड एक्ट नहीं था, उसका जो भी एक्ट हुआ वो डिस्प्यूट होने के बाद शुरू हुआ, वहां पे आप सिविल लाइबिलिटी के अंदर आ जाओगे। ठीक है। नागेश्वर प्रसाद सिन्हा वर्सेस वी नारायण सिंह, इस केस में क्या हुआ, जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक अग्रीमेंट एंटर किया अक्यूज के साथ। A part of the payment was given in exchange for the possession which was delivered to the accused. Accused ने बाद में फेल कर दिया पूरी पेमेंट करने को for the delivery of possession as it was agreed upon by him. Respondent जो है उन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज इन रिलेशन टू द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन, एज उनको पूरी पेमेंट नहीं मिली थी। अक्यूज जो है उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। कोर्ट ने क्या बोला, जो लाइबिलिटी है ऑफ अक्यूज वाज ऑफ सिविल नेचर एंड नॉट अ क्रिमिनल वन, एज जो अक्यूज है उन्होंने पार्ट पेमेंट तो करी थी डिलीवरी ऑफ पोजेशन के लिए। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उनकी इंटेंशन जो थी वो गलत थी। तो समझने की बात क्या है कि चीटिंग का जो ऑफेंस है उसके अंदर सिविल लाइबिलिटी भी हो सकती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकती है। सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, इंटेंशन को लेके। अगर आपकी इंटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द अब इनिशियो चीटिंग करने की थी, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी। बट अगर आपका अग्रीमेंट हो रहा था, आपकी ट्रांजैक्शंस चल रही थी और सब्सिक्वेंटली आपकी इंटेंशन खराब हो गई, सब्सिक्वेंटली आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन ले ली, तो आपकी सिविल लाइबिलिटी होगी। अब जैसे जो नागेश्वर प्रसाद सिन्हा का केस है, इसमें पहले तो अक्यूज जो है उसने कुछ पैसा दिया था फॉर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, बाद में जाके उसकी इंटेंशन खराब हो गई, उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आ गया और उसने पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसकी इंटेंशन थी चीट करने की। तो बेसिकली क्या नहीं बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है ऑफ चीटिंग अंडर आईपीसी। ठीक है, यहाँ पे आप सिविल लाइबिलिटी के अंदर आ जाओगे। तो बेसिकली जो डिफरेंस है सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी में, उसको आप कैसे देखोगे, इंटेंशन ऑफ द अक्यूज के बेसिस पे देखोगे। अगर इंटेंशन आपकी थी at the time of inducement should be taken into consideration to decide whether वो criminal liability होगी या civil liability होगी। अगर अपने आप में एक breach of contract है तो आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो कि वो 420 का केस हो गया है, until and unless आप ये प्रूव कर दो कि from the very beginning आपकी इंटेंशन थी कि आप सामने वाले को चीट करोगे, आप सामने वाले के साथ धोखाधड़ी करोगे। ठीक है। अब आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे वेक्सेशियस, शैम, झूठे
केसेस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आती हैं सिविल डिस्प्यूट्स में, जहां पे आप चीटिंग का केस लगाते हो, वहां पे कोर्ट्स ने आजकल कॉस्ट भी इम्पोज करना शुरू कर दिया है। तो वेक्सेशियस लिटिगेशन जो है, जो झूठी लिटिगेशन है, वो क्यों है कि आप सामने वाली पार्टी को हैरेस करना चाहते हो, उसको लिटिगेशन में फंसाना चाहते हो, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हो। अगर एक लॉ सूट सिर्फ इसीलिए फाइल किया गया है जिससे कि आप सामने वाली पार्टी को हैरेस कर दोगे, आप उसके ऊपर बर्डन करोगे एक मेरिटलेस सूट के लिए, मतलब जिस सूट में कोई दम नहीं है, उसके बेसिस पे आपने एक सूट तो डाल दिया कि मैं सामने वाले के ऊपर प्रेशर क्रिएट करूंगा, उसको परेशान करूंगा, तो क्या बोला जाएगा कि ये एक वेक्सेशियस सूट है। वेक्सेशियस प्रोसीडिंग जो है वो एक अब्यूज ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर माना जाता है, और अक्यूज जो कि वेक्सेशियस प्रोसीडिंग्स को लेके आ रहा है, उनके ऊपर कॉस्ट भी लिखी जाती है कि वो सामने वाली पार्टी को कॉम्पनसेट करें कि उन्होंने उनको हैरेस किया है इन अननेसेसरी लिटिगेशन। तो जो प्रोविजन इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट का है वो कहाँ प्रोवाइडेड है, वो सीपीसी में प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 35A ऑफ सीपीसी। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कि लेके आए हैं अक्यूज वो झूठी हैं, वो वेक्सेशियस मोटिव से हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि सामने वाले के ऊपर बर्डन क्रिएट हो, सामने वाले के ऊपर आप हैरेस करो, आप उसको बर्डन करो फ्रॉम द लिटिगेशन, तो आपके ऊपर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट भी दी जा सकती है। कोर्ट आपके ऊपर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इम्पोज कर सकता है जिससे कि आप सामने वाले को कॉम्पनसेट करो, क्योंकि आपने उसको हैरेस किया है, उसको फालतू की लिटिगेशन में आप लेके आए हो, तो आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ये जो सूट, ये जो सेक्शन है, ये अप्लाई करता है जब आप कोई भी सूट फाइल करते हो वेक्सेशियस मोटिव से, और ये अपील्स और रिविजन्स पे भी एप्लीकेबल है। जो मैक्सिमम कॉस्ट दी गई है वो है इस सेक्शन में 3000 रुपए की, और कोई भी अपील नहीं लाई करती इस ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, अब क्या समझना है, हम आगे आने वाले सेक्शंस को अगर समझें तो सेक्शन 416 बात करता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर आप प्रिटेंड करते हो, नोइंगली रिप्रेजेंट करते हो कि आप कोई और पर्सन हो, कोई भी पर्सन जो कि रियल है या इमेजिनरी है, अगर मैं एक्ट करता हूं कि मैं अमिताभ बच्चन हूं जबकि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, तो मैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं एक्ट करती हूँ कि मैं कोई और हूँ जबकि मैं वो नहीं हूँ, ठीक है, अगर कोई आकृति एक और नाम की आकृति है, उसकी कोई अलग क्वालिफिकेशंस है, मैं वो प्रिटेंड करती हूँ और उसके कारण मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती हूँ, तो मैं चीटिंग कर रही हूँ बाय पर्सोनेशन। ठीक है, 418 में चीटिंग विद नॉलेज, जहां पे आप सामने वाले को कोई रॉन्गफुल लॉस कॉज कर रहे हो, और आपका जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी थी कि आप इस पर्सन को प्रोटेक्ट करोगे, और ये प्रोटेक्शन की जो ड्यूटी कहाँ से दी गई थी, या तो किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या फिर बाय लॉ आपके ऊपर ड्यूटी थी कि आप इस बंदे को प्रोटेक्ट करोगे, आप उसी के साथ चीटिंग कर रहे हो, नॉलेज के साथ कर रहे हो, तो आपको सजा होगी 3 साल तक की, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोनों। 419 में पनिशमेंट प्रोवाइडेड है जो कि है 3 साल तक की फाइन और बोथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक बार डिटेल में इनके सेक्शंस पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे इनके केस लॉस। तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो गया कि आपने मिसरिप्रेजेंट किया टू बी अनदर पर्सन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन की पनिशमेंट क्या है, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना या फिर दोनों। 418 में हमने क्या पढ़ा, आप चीटिंग कर रहे हो नॉलेज के साथ, जब आपके ऊपर ड्यूटी इंपोज करी गई थी कि आप इस बंदे का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करोगे, आप उसके साथ ही चीटिंग कर रहे हो, और वो ड्यूटी किसने आपको दी थी, या तो लॉ ने दी थी या फिर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको वो ड्यूटी दी गई थी। ठीक है, 420 के अंदर आप चीटिंग करते हो और सामने वाले को इंड्यूस करते हो कि वो आपको डिसऑनेस्टली क्या करे, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, या फिर कोई ऐसी चीज को साइन करे, सील करे, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, कोई डॉक्यूमेंट बनाए, ऑल्टर करे, डिस्ट्रॉय करो किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। अगर हम किसी साइन और सील की बात कर रहे हैं तो किसी भी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करो इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। बेसिकली अगर मैं एक ब्लैंक चेक साइन और सील करके दे देती हूँ, कल को आप उसके अंदर अमाउंट भर के उसको किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी कोई भी चीटिंग कर रहे हो, डिसऑनेस्टली कर रहे हो, और सामने वाले को इंड्यूस कर रहे हो कि वो आपको ऐसी चीज कोई दे दे, तो आपको सजा होगी 10 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब हम लोग एक बार डिटेल में ये सारे सेक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर इन फ्लो चार्ट्स के ऊपर आप अगर ध्यान दोगे तो आपका ये सेक्शंस जो हैं ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो क्या समझने की बात है, 420 में डिसऑनेस्टली आप चीटिंग करते हो, आप क्या कर रहे हो, किसी को इंड्यूस कर रहे हो कि वो आपको कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे,
कोई ऐसी प्रॉपर्टी या फिर वो बनाए या फिर उसको ऑल्टर करे या डिस्ट्रॉय करे, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको साइन करे या सील करे, जिसको आप कल को जाके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको सजा हो सकती है कितनी, 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिंपल चीटिंग की जब हम बात करें, सिंपल चीटिंग की पनिशमेंट कहाँ प्रोवाइडेड है, पनिशमेंट प्रोवाइडेड है 417 में। जैसे कि हमने 415 पढ़ा था, उसकी पनिशमेंट कहाँ प्रोवाइडेड है, 417 में। अगर हम 417 पढ़े तो क्या लिखता है कि अगर आप चीटिंग करते हो तो आपकी लायबिलिटी होगी और आपको पनिश किया जाएगा 1 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना भी देना पड़ सकता है और दोनों भी हो सकता है। बट जहां पे हम बात कर रहे हैं कि कोई डिलीवरी हो रही है या किसी प्रॉपर्टी को कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है, प्रॉपर्टी को ऑल्ट्रेशन हो रही है, वो कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसको आप डिसीव कर रहे हो किसी पर्सन को कि वो कोई भी ऑल्ट्रेशन करे, मेक करे या फिर डिस्ट्रॉय करे किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, तो आपको 420 का सेक्शन लगाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो आपका सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन लगेगा 420। ठीक है, अब क्या देखना है 420 में क्या जरूरी है, आपको ये दिखाना, ये प्रूफ करना कि जो कंप्लेनेंट है वो एक्ट कर रहा था, एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, जो रिप्रेजेंटेशन वो कर रहा था वो झूठी थी, वो फॉल्स थी, और जो अक्यूज्ड है उसकी जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट थी। उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो सामने वाले से डिलीवरी कराए किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो सेक्शन 420 लगेगा। ठीक है, अब ईश्वर लाल गिरधारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का अगर हम केस पढ़े तो क्या कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज्ड है सेक्शन 420 में, नॉट नेसेसरीली इंक्लूड ओनली दोज प्रॉपर्टीज जिससे मनी या फिर मार्केट वैल्यू हो, इट कैन आल्सो इंक्लूड दोज प्रॉपर्टीज जिसमें मॉनेटरी वैल्यू ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का यही व्यू था जब उन्होंने बात करी ईश्वर लाल गिरधारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। ठीक है, ईश्वर लाल गिरधारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था, क्या बोला गया कि प्रॉपर्टी जो है डज नॉट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू फॉर द पर्सन जिसके पोजेशन में है, बट आफ्टर बीइंग चीटेड बाय अनदर पर्सन वो ऐसी प्रॉपर्टी बन जाती है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो फॉर द पर्सन जिसका उसको पोजेशन आया, तो भी हम उसको चीटिंग मानेंगे और मानेंगे कि सेक्शन 420 के अंदर वो गिल्टी होगा। जैसे कि हो सकता है कोई भी एक ही प्रॉपर्टी है, इसका कोई इमोशनल अटैचमेंट है मेरे से, तो ये मेरे लिए मॉनेटरी वैल्यू की नहीं है, बट अगर आपने इसकी चीटिंग कर ली और आपने इंड्यूस करके ये प्रॉपर्टी मुझसे ले ली, कल को आप इसको बेच सकते हो, जब ये आपके पोजेशन में आए तो ये आपके लिए कोई मॉनेटरी वैल्यू होल्ड कर सकती है, तो भी मैं बोलूंगी कि ऑफेंस ऑफ चीटिंग हो रहा है अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। ठीक है, अब अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का अगर केस देखें, इस केस में जो एप्लेंट थे वो एक कैंडिडेट थे हु हैड अप्लाइड फॉर एन एमए एग्जामिनेशन टू पटना यूनिवर्सिटी for the permission to appear in MA examination in English as a private candidate. He represented himself to be a graduate who has already obtained a BA degree and wants to pursue his MA degree from the university. Later on, एग्जाम शुरू होने से पहले क्या पता चला कि जो उसके सर्टिफिकेट्स थे जो कि ये बताते थे कि फॉर हिज एमए एंट्रेंस एग्जाम वाज फॉर्ज्ड, और उसने एक्चुअली में बीए की डिग्री ऑब्टेन ही नहीं की थी। कोर्ट ने क्या बोला कि कैंडिडेट है जो गिल्टी है क्योंकि उसने फॉल्स स्टेटमेंट की है दैट उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, जबकि उसकी ग्रेजुएशन ही नहीं हुई है। उसने ही मेड एन एप्लीकेशन एंड डिसीव्ड द यूनिवर्सिटी, और इसीलिए आप उसको गिल्टी ठहराओगे फॉर द अटेम्प्ट टू चीटिंग अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी एज रेड विद सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। 511 एक रेजिडुअल सेक्शन है फॉर अटेम्प्ट। ओके, 416 की अगर हम बात करें चीटिंग बाय पर्सोनेशन, तो मैंने आपको बोला चीटिंग बाय पर्सोनेशन में आप सामने वाले को चीट कर रहे हो, सामने वाले को डिसीव कर रहे हो और उसको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कोई और पर्सन हो, जबकि आप वो नहीं हो। नोइंगली आप अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी और पर्सन से, रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप कोई और पर्सन हो और चीट करते हो। अगर मैं ऐसा चीट करती हूँ कि मैं किसी पार्टी की एमपी या एमएलए हूँ और मैं अपनी पोजीशन को यूज करते हुए आपसे कोई ऐसा काम करा लेती हूँ जो आप एक नॉर्मल पर्सन के लिए ना करते, तो मैं क्या कर रही हूँ, चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रही हूँ। अब ए जो है, ए ऐसा एक्ट करता है दैट वो करोड़पति है और इंड्यूस करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो उसको,
सो दैट वो कंस्ट्रक्शन करे। वो कह रहा है कि मैं करोड़पति हूं और एक बहुत अच्छा बिल्डर हूं, जबकि ही वॉज अ फ्रेशर। तो वो क्या कर रहा है, हु हैड नो एक्सपीरियंस। तो आप कर रहे हो चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है। द पर्सन सब्स्टिट्यूटिंग अ पर्सन फॉर अनदर, जिसको नॉलेज है कि वो जो पर्सन है वो डिफरेंट है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑफेंस ऑफ चीटिंग हो जाएगी। जैसे ही आप पर्सन को पर्सोनेट कर रहे हो, ये जो पर्सन है ये रियल पर्सन होना चाहिए और इमेजिनरी पर्सन नहीं होना चाहिए, एंड नॉट एन इमेजिनरी पर्सन, ठीक है। तो सुशील कुमार दत्ता वर्सेस स्टेट का अगर हम केस पढ़ें तो इसमें क्या हुआ कि जो अक्यूज है उसने पर्सोनेट किया अपने आप को एज ए शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, और वो अपीयर हुआ एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसको अपॉइंट किया गया इन दिस कैडर बिकॉज उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया था कि वो एक शेड्यूल कास्ट है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि ही वाज हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन अंडर सेक्शन 416 एज वो एक शेड्यूल कास्ट ट्राइब को बिलोंग नहीं करता था और उसने फॉल्सली अपने आप को रिप्रेजेंट किया था कि वो शेड्यूल कास्ट है, और इसीलिए क्या बोला गया कि उसको कन्विक्शन होगी अंडर दिस सेड सेक्शन। चीटिंग आउट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की बात करें तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। एग्जांपल्स देती हूं, मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉई एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, ठीक है, टीचर स्टूडेंट। तो समझने की बात यह है कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऐसा है जहां पे आपका एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के ऊपर, आपका डोमिनेंस है, कंट्रोल है। तो जहां पे आपका जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है और वहां पे आपने क्या करना था, आपको उसको प्रोटेक्ट करना था। एक जो टीचर है उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करे, बट उसने अपने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का फायदा उठाते हुए आपसे कोई अनड्यू एडवांटेज ले लिया, कोई अनफेयर एडवांटेज ले लिया, तो उसने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया ऑफ चीटिंग अंडर दिस सेक्शन। तो 418 आईपीसी क्या कहता है, ऐसे केस को अप्लाई करता है जहां पे आप चीटिंग कर रहे हो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो आप पार्टीज के। चीटिंग आउट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कैन बी डन बाय अ गार्डियन, ट्रस्टी, एजेंट, सोलिसिटर, मैनेजर ऑफ अ हिंदू फैमिली, मैनेजर या फिर डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी और अ बैंक इन द फ्रॉड टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब बेसिकली 418 की अगर हम बात करें, वो ऐसे केसेस पे बिलीव करता है जहां पे आपका ट्रस्ट था एक दूसरे के ऊपर और आपने उस ट्रस्ट को अब्यूज कर दिया, उस ट्रस्ट का फायदा उठा लिया। तो 418 में जब आपको पनिश करना है तो आपको उस बंदे को पनिश कर रहे हो जिसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी तरफ, और उसने उस स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ जाके कोई चीज करी। जब हम टीचर स्टूडेंट की बात करते हैं तो उस टीचर का क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने स्टूडेंट की तरफ, बट उसने उसका फायदा उठाया, उसने उस रिलेशनशिप का जो ट्रस्ट का था, कॉन्फिडेंस का था, उसका फायदा उठा के उसने मिसयूज करा, ब्रीच करा ट्रस्ट को, तो हम बोलेंगे वो 418 के अंदर पनिशेबल होगा। तो चीटिंग आउट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है पार्टीज की वो होगी, क्योंकि वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में थे और उनका फर्ज बनता था कि वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और मिसयूज ना करें। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टी की वो क्या थी कि वो प्रोटेक्ट करें एक दूसरे के इंटरेस्ट को, और अगर वो फेल कर जाते हैं इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो ट्रस्ट को धोखा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो गिल्टी होंगे अंडर सेक्शन 418 ऑफ आईपीसी। जो पर्सन है जो कि एक स्टेटमेंट बनाता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में बनाता है, पता है उसको नोइंगली, इंटेंशनली कि जो स्टेटमेंट है ये झूठी है और ये सामने वाले को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से करता है, ही विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 418, ठीक है। इंटेंशन जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जब हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन की भी। तो अगर इंटेंशन नहीं है तो आप चीटिंग का ऑफेंस नहीं स्टैब्लिश कर पाओगे। जो 418 का ऑफेंस है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, ठीक है। अब एस शंकर मनी वर्सेस निबर रंजन परिदा का केस अगर हम पढ़ें तो क्या देखा गया, जब एक लॉ सूट फाइल किया गया बाय चीटिंग बाय अ लैंडलॉर्ड अगेंस्ट द बैंक, तो क्या देखा कि बैंक वांटेड टू टेक द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन हायर एंड फॉर दैट लैंडलॉर्ड ने फर्निश किया अपना घर, ठीक है। उसने बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करे इन फर्निशिंग द हाउस, बट जो बैंक है बिकॉज ऑफ सम रीजंस व्हिच वर अंडर इट्स कंट्रोल कुड नॉट टेक द हाउस ऑन रेंट। बैंक की कोई इंटेंशन नहीं थी चीट करने की, ना डिसीव करने की लैंडलॉर्ड को।
तो क्या बोला गया कि बैंक वॉज नॉट लाइबल फॉर चीटिंग अंडर सेक्शन 418 एज इंटेंशन, जो कि एक साइन क्वा नॉन है, जो कि एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, वो मिसिंग था इस केस में। जब एस शंकर मणि की हम केस की बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि बैंक की कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, मेंस रिया नहीं था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं किया था, तो आप उसको चीटिंग के लिए गिल्टी नहीं ठहरा सकते हो। ठीक है, इलस्ट्रेशंस की अब बात करते हैं हम चीटिंग के ऊपर। इन एग्जांपल्स, इन इलस्ट्रेशंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ए ने इंटेंशनली डिसीव किया जेड को फॉल्सली क्लेम करते हुए कि वो एक सिविल सर्विस में है और डिसऑनेस्टली उसको इनकरेज किया कि वो कुछ आइटम्स दे दे उसको उधार पे, क्रेडिट पे, जो उसकी इंटेंशन कभी नहीं थी पे बैक करने की। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑफेंस हुआ ऑफ चीटिंग, क्योंकि जो इंटेंशन है अब इनिशियो से खराब थी, डिसऑनेस्ट थी। ओके, बाय प्लेसिंग अ काउंटरफीट मार्क ऑन एन आइटम, ए ने डिसीव किया जेड को कि ये जो आइटम है ये बहुत ही वेल नोन मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया है, और डिफ्रॉड किया जेड को कि वो इसको परचेज करे और इसके लिए पे करे। तो यहाँ पे भी ऑफेंस हुआ है ऑफ चीटिंग, क्योंकि जो भी इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट थी, आपने इंड्यूस किया उस पर्सन को कुछ एक्ट करने के लिए। ठीक है, X ने purposefully deceive किया Y को by pledging certain items with him and telling him that these items are diamonds, but जबकि उसको पता था कि ये diamonds नहीं थे, false representation हुआ। Therefore उसने dishonestly encourage किया Z को कि वो उसको पैसे दे। यहाँ पे offense हो गया of cheating, क्योंकि जो भी हुआ मेंस रिया के साथ हुआ, dishonestly उसको induce किया गया। नेक्स्ट देखें तो P ने डिसीव किया X को कि बाय टेकिंग अ लोन एंड मेकिंग हिम बिलीव कि वो उसको रीपे कर देगा इस लोन को, जबकि कोई इंटेंशन नहीं थी उसकी शुरुआत से कि वो रीपे करेगा, और उसने डिसीव किया X को कि वो उसको पैसे दे, उसको उधार पे पैसे दे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए जो है वो एक चीटर है और ही विल बी हेल्ड लायबल अंडर दीज सेक्शंस। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बात करता है कि ए ने डिसीव किया जेड को कि वो बिलीव करे कि ए हैज फुलफिल्ड हिज पोर्शन ऑफ अ डील विद जेड which he has not, और therefore defraud Z कि वो उसको आगे के पैसे दे दे। यहाँ पे भी A is a cheater and he will be held liable under these sections। ठीक है, तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है कि आप डिसीव कर रहे हो सामने वाले को, आप कोई भी एक्ट कर रहे हो डिसेप्शन का और पर्पसफुली या इंटेंशनली कर रहे हो, जो इंड्यूस कर रहे हो वो फॉल्स है या फिर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ है। जो भी आप पर्सन को डिसीव कर रहे हो उसको आप कन्विंस कर रहे हो कि वो कोई भी चीज को डिलीवर करे, या फिर वो कोई एक ऐसा परफॉर्म करे, कोई भी एक ऐसा एक्ट करे जो उसको नहीं करना चाहिए था, या फिर जो उसको करना था उसको करने से रोक रहे हो, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ चीटिंग। ठीक है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन जब हम बात कर रहे हैं तो चीट बाय पर्सोनेशन कब होता है, जब आप इंटेंशनली आप क्लेम करते हो कि आप कोई और पर्सन हो, नोइंगली आप रिप्लेस करते हो एक बंदे को दूसरे बंदे की जगह और फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो जो ये बात हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल इमेजिनरी पर्सन की बात कर रहे हो कि आप प्रेजेंट कर रहे हो कि आप कोई और हो जबकि आप वो बंदा नहीं हो। ठीक है, अब क्या देखना है आपको कि जब आप चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रहे हो तो आप विलफुली उस बंदे के ऊपर इंप्रेशन डाल रहे हो कि आप कोई और पर्सन हो जबकि आप वो पर्सन नहीं हो। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, इलस्ट्रेशंस देखते हैं कुछ चीटिंग बाय पर्सोनेशन की। ए ने डिसीव किया और प्रिटेंड किया कि वो एक वेल्दी बैंकर है by the same name. This is how A cheats by personation. अब उसने अपने आप को दिखाया कि वो अंबानी है। आपको पता है अंबानी इसके पास बहुत पैसा है। अगर अब मैंने आकृति अंबानी लिखना शुरू कर दिया, आकृति सेठ की जगह आकृति अंबानी लिखना शुरू कर दिया और आपको बिलीव कराया कि मैं अंबानी के ही रिलेशन में हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रही हूँ। और अगर इस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे मैं आपसे कोई पैसा उधार ले लेती हूँ और आपको लग रहा है जी मैं तो अंबानी को ही दे रहा हूँ, कल को ये पैसा तो इंटरेस्ट के साथ ग्रो होके आएगा, या फिर मैडम ने अगर डिफॉल्ट कर भी दिया तो अंबानी तो पीछे बैठे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रही हूँ। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ए ने डिसीव किया बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन बी हु हैज ऑलरेडी डाइड। यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रहा है। पनिशमेंट के जो सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं वो है सेक्शन 417 से 420 ऑफ आईपीसी, डिपेंडिंग ऑन कौन से केस के अंदर हमारी पनिशमेंट आ रही है। ठीक है, 419 की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट दी गई है चीटिंग बाय पर्सोनेशन की। तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहाँ है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन है 416 में, और उसकी पनिशमेंट कहाँ दी गई है, 419 में, जो कि दी गई है 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर जुर्माना या फिर दोनों। ईश्वर लाल गिरधारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1969 का केस है। क्या बोला गया कि जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज्ड है वो नॉट नेसेसरीली रेफर टू ओनली दोज प्रॉपर्टी जिसकी कोई मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू हो,
तो आपको क्या देखना है, कल को उसकी जिसके पोजेशन में जा रही है, जो चीटर है, अगर उसके पोजेशन में आके उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू आ जाती है तो भी उसकी चीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी डज नॉट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू जिसके पोजेशन में थी, बट जब वो चोरी हो गई और जो चोर है उसके पास आके उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू आ जाती है, तब भी आप बोल सकते हो कि इस चीज की चीटिंग हो सकती है। सुशील कुमार दत्ता वर्सेस स्टेट, अक्यूज ने प्रिटेंड किया अपने आप को कि वो शेड्यूल कास्ट है और उसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जामिनेशन लिया। तो जब उसने शेड्यूल कास्ट का प्रिटेंड किया और उसको ये पोजीशन मिल गई, उसने एक फॉल्स क्लेम किया था जबकि वो शेड्यूल कास्ट नहीं था। तो क्या बोला गया कि यहाँ पे चीटिंग हुई है बाय पर्सोनेशन एंड ही शैल बी हेल्ड गिल्टी अंडर 416, क्योंकि वो इस पोजीशन में हकदार नहीं था, क्योंकि जो भी उसने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लगाया था वो एक गलत सर्टिफिकेट था, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट था और उसने चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया था ऑन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या कवर किया, हम लोगों ने चीटिंग की बात करी। क्या पढ़ा हम लोगों ने चीटिंग में, सेक्शन 415 से 420 पढ़ा। 415 बात करता है चीटिंग की और पनिशमेंट कहां दी गई है, 417 में। 416 बात करता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन की और पनिशमेंट कहां दी गई है, 419 में। 418 बात करता है चीटिंग विद नॉलेज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, तो बेसिकली फिड्यूशरी रिलेशनशिप वाली। ओके, और 420 बात करता है चीटिंग के साथ आप डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो और प्रॉपर्टी डिलीवर करा रहे हो। ओके, क्या ध्यान रखना है, मेंसरिया का होना बहुत जरूरी है। मेंसरिया इज अ साइन क्वा नॉन, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। हमने बात करी वेक्सेशियस क्लेम्स अगर हो रहे हैं, फॉल्स क्लेम्स हो रहे हैं, तो सिविल के अंदर सीपीसी सेक्शन 35A के अंदर पनिशमेंट कॉस्ट इंपोज हो सकती है। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों हो सकती है। क्रिमिनल कब होगी, जब अब इनिशियो से आपकी इंटेंशन खराब थी, जब अब इनिशियो से नहीं थी, सब्सिक्वेंट इंटेंशन खराब हो गई, तो हम बोलेंगे सिविल लाइबिलिटी होती है। ये कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चीटिंग के साथ पढ़ने बहुत जरूरी है। हमने काफी सारे केस लॉज भी पढ़े और काफी सारे इलस्ट्रेशंस भी पढ़े, जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई हो। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को चीटिंग का सेक्शन 415 से लेके 420 तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। आप लोग ये फिक्र मत करना कि मैम ने क्या किया है, रॉबरी और डकैती के बाद, डकैती हमने खत्म किया था 402 पे, 402 से मैम ने डायरेक्ट जंप कर दिया 415 पे। मैंने आप लोगों को बताया है कि बीच के सेक्शंस जो कि 403 से लेके 414 हैं, वो भी मैं आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगी, बट मेरा एम ये था कि सबसे पहले मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चीटिंग का, जो कि आपके पेपर में जरूर आएगा और बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की, सबसे पहले मैं उसको कवर कर लूं, जो कि 415 से 420 है। हम लोगों ने इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में डिसेप्शन बहुत जरूरी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन बहुत जरूरी है। जब तक आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तब तक चीटिंग का ऑफेंस नहीं बन सकता। आपको ये चीजें सब कुछ ध्यान में रखना है एंड इसी को देखते हुए अगर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना है। आपको एक और चीज करनी है, आपको ज्वाइन करनी है पीडब्ल्यू की ऐप। इसको अपने एप्पल के ऐप स्टोर से या फिर एंड्रॉइड के ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, लॉ सिलेक्ट करें, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करें आईपीसी। आईपीसी को सिलेक्ट करके आप ये सारे लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं, क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग डीपीपीज भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्विज फॉर्म में भी होती हैं आप लोगों के लिए। आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलते रहेंगे सारे अपडेट्स कि लॉ वाला आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आ रहा है और कैसे आपकी ये जो लीगल जर्नी है हम लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप लोगों की जो लीगल जर्नी है बहुत ही स्मूथफुल जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से जाए, एक किक स्टार्ट करियर हो आप लोगों का। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, और मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ बहुत जल्द मिलने वाली हूँ आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।